हेलो दोस्तों, आज हम लोग 8 जुलाई 2022 इससे रिलेटेड जो भी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जो आर्टिकल थे जो कि यूज हो सकते हैं यूपीएससी में और बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, तो वो सारा आर्टिकल हम लोग लेके आए हैं। आज ज़्यादा कुछ हमारे पास काम का न्यूज़पेपर में नहीं आया था, तो बहुत ही छोटा वीडियो आज का रहेगा। पहला जो हमारा पर्सनैलिटी है वो है टर्न अराउंड मैन ऑफ इंडिया। चलते हैं हम लोग उनके बारे में देखते हैं। तो ये टर्न अराउंड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति जी को। इनको फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पीएसयूज को रिवाइव किया है, जिसमें भेल, सेल और गेल इंपॉर्टेंट हैं जो कि आगे आते हैं। तो इन्होंने अपना कैरियर जो शुरू किया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में बस एक टेक्नीशियन के तौर पे अपना कैरियर इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद फिर इन्होंने आगे पढ़ाई की, डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में और उसके आगे बढ़ते चले गए। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये टेक्नीशियन से बढ़ते बढ़ते इनको इस स्टेटस तक पहुंच गए थे कि इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप भेल को संभाल के वापस से लेके आए, क्योंकि भेल बिल्कुल एक डिसइंटीग्रेशन होने वाली स्थिति में पहुंच चुका था। तो वहां से इन्होंने उस कंपनी को वापस से खड़ा किया और इंडिया के जो बड़े पीएसयूज हैं उनमें नाम आता है इसका। और कहा यह भी जाता है कि जापानीज सिर्फ इनकी वजह से मारुति के साथ में टाई अप करने आए थे, क्योंकि उनको जापानीज को भरोसा था कि दिस पर्सन विल एग्जीक्यूट द थिंग्स फॉर देम। तो ये जो पर्सनैलिटी है सिर्फ यहां तक नहीं रुके हैं, उसके बाद फिर इनको सेल की जिम्मेदारी दी गई, गेल की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने उसको भी रिवाइव किया। और इनका जो प्रयास था इसको अवार्डेड भी किया गया। इनको पद्मश्री दिया गया 1973 में, पद्म भूषण दिया गया 1986 में, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया 2007 में। और जापान ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनका, दी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, वो अवार्ड किया इनको 2009 में। और मेन जो उनके द्वारा काम किया गया था इंडिया जापान रिलेशनशिप को बेहतर करने में, तो उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। रिसेंटली 27 जून 2022 को उनकी मृत्यु हो गई, 97 ईयर्स के थे वो। तो इनकी पर्सनालिटी को जो इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो जिनका ऑप्शनल है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पर्सनालिटी, क्योंकि वो दिखा सकते हैं कि कैसे एक पर्सन पूरे इंस्टीट्यूशन को बदल सकता है, पूरे इंस्टीट्यूशन को रिवाइव कर सकता है, फिर से उसको प्रॉफिट में ला सकता है और आगे प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये पर्सनालिटी हमारी यही है। हम लोग चलते हैं आज के आर्टिकल पे, जस्ट फाइन। ये द हिंदू से लिया गया है और ये रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन जो हैं उनसे संबंधित है। तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इंडिया में बहुत प्रकार के हैं। मेनली 8 में इसको रखा जाता है, जिसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इस तरीके के काफी सारे एक्ट हैं जो इसके अंदर में आते हैं। तो इस आर्टिकल में क्या क्या बातें थी, तो ये आर्टिकल बेस्ड है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो अभी एक प्रपोजल लेके आया इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन जो 8 हैं उनमें चेंज लाने के लिए। और उनमें चेंज ये लाना चाह रही हैं उस प्रपोजल के तहत कि जो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजंस था, अभी तक जो प्रोविजन था वो ये था कि अगर आप इन्वायरमेंटल वायलेशन के केस में आते हैं तो आपको 5 साल का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए, इन दोनों में दोनों हो सकता है या फिर कोई एक हो सकता है, वो आपको कोर्ट डिसाइड करके बताएगी कि आप पे क्या लगने वाला है। तो ये प्रपोजल बोलता है कि इम्प्रिजनमेंट वाला जो प्रोविजन है वो हटा दिया जाए और सिर्फ इसको मॉनेटरी फाइन ही रखा जाए। जो पैसे के टर्म में उसके ऊपर फाइन लगना है वायलेटर के ऊपर, सिर्फ वो ही लगा जाए। और एक चीज और किया गया है कि जो 1 लाख रुपए का लिमिट था, 1 लाख रुपए जो पहले बार में और रिपीटेड के लिए 5,000 रुपए पर डे का प्रोविजन है, तो उसको चेंज करके बोला गया कि 5 करोड़ रुपए इसको कर दिया जाए, इस लिमिट को जो मॉनेटरी फाइन किसी इंडिविजुअल पे लगाया जा सकता है फॉर इन्वायरमेंटल वायलेशन। ये फाइन जो कलेक्ट किया जाएगा उसके लिए भी प्रपोजल ये है कि इसको एक सेपरेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में हम लोग रखेंगे, जिसका कि हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने में यूज करेंगे। और इसका जो डिसीजन लेगा कि कितना अमाउंट, कितना फाइन लगना है, तो वो एक एडजुडिकेशन ऑफिसर होगा, वो डिसाइड करेगा।
तो ये चीज लाने का पर्पस क्या है? तो वो रैशनल अगर हम लोग देखें तो ये है कि बहुत सारे केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है आज भी इन्वायरमेंटल वायलेशन को लेके। तो उससे क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट में अगर इस तरीके का चीज आ जाता है तो वो प्रोजेक्ट डिले में फंस जाता है, तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल यहां पे दिया गया है कि इंडियन जो कोर्ट्स हैं उन्होंने 9 से 33 साल तक का लगभग समय लिया है इन्वायरमेंटल वायलेशन के केसेस के जो बैकलॉग हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो ये फाइन जो है हम लोग फास्टर रिड्रेसल के लिए हम लोग अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और यही चेंज है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत विरोध भी है कि इम्प्रिजनमेंट एक डेटरेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। लोग उसको डरते हैं इन्वायरमेंटल वायलेशन करने से, अगर उन पे ये चार्ज लग जाए तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये एक डेटरेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये डेटरेंस हो सकता है कि सिर्फ फाइन वाले में ये डेटरेंस ना हो और लोग वायलेशन करें, जिनके स्पेशली जिनके पास पैसा है वो तो बहुत इजीली वायलेट कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। अब हम लोग आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल ये लिया गया इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत ज्यादा अच्छा जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे वैसा कुछ विशेष मुद्दा था नहीं। सिर्फ एक आर्टिकल ऐसा लगा जो कि आगे जा सकता है, वो है कि सिटीज दैट केयर। तो इसके संबंधित हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक डाटा दिया था। वो डाटा ये था कि यूएन का वर्ल्ड हैबिटेट रिपोर्ट, उसके हिसाब से 2035 तक हमारी 45% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रिसाइड करेगी। तो अगर वो अर्बन एरिया में रहने वाली है तो उसको रहने के लिए सारी सहूलियत हो, सारे तरीके से उनको अकोमोडेट किया जा सके अर्बन सोसाइटी में, उसके लिए ये आर्टिकल है। इन्होंने अपना सजेशन जो दिया है टोटल इसको 11 पॉइंट में इन्होंने दिया है, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सीधा बस खाली जो डाटा वाली बात है वही डाटा इन्होंने भी शुरू किया है अपने आर्टिकल में। वो डाटा थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्ल्ड हैबिटेट रिपोर्ट का नहीं है, बट स्टिल वर्ल्ड हैबिटेट रिपोर्ट को अगर हम लोग कोट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर इंपैक्ट छोड़ेगा कंपेयर टू एनी अदर डाटा। तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने सजेस्ट क्या किया है। ये पहला सजेशन ये देते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो वहां की म्युनिसिपैलिटी है, वहां पे बस्ती और स्लम क्लस्टर लेवल पे इलेक्टेड लीडरशिप होना चाहिए, ताकि उनका प्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन हाउस में हो, जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पे हो। क्योंकि अभी तक तो हम लोग देखते हैं कि मेट्रो सिटी में 25,000 30,000 पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये काफी मुश्किल हो जाती होगी किसी बस्ती या स्लम वाले को उस आदमी तक पहुंचने में। तो अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके बस्ती या स्लम लेवल पे ही रहेगा तो उनकी बातें, उनका जो प्रॉब्लम है वो बेहतर सदन में रखा जा सकेगा और उस पर काम किया जा सकेगा। दूसरा सजेशन इनका यह है कि जो भी, वैसे ज्यादातर तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए उसमें कवर्ड हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग इससे बाहर हैं अभी। तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो भी एनएफएसए से बाहर हैं, और एनएफएसए से आइडेंटिफिकेशन के बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें बोलते हैं कि स्पेशल कम्युनिटी कनेक्ट कैंपेन चलाया जाए और उसमें लोगों को जोड़ते हुए जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका फायदा उन तक पहुंचाया जाए। सोशल वेलफेयर स्कीम्स में जैसे उनको एलपीजी कनेक्शन मिल जाए, उनको उजाला स्कीम के, उज्ज्वला के अंतर्गत बैंक अकाउंट मिल जाए जनधन के अंतर्गत में, फिर इंश्योरेंस वाली सुविधा, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति, बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट की गई थी। आयुष्मान भारत जो उनके हेल्थ को इंश्योरेंस के तौर पे कवर करेगा। फिर अगली बात देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी औरतें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। वो एक डाटा देते हैं कि 70 लाख वुमेन ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, करीब 7 लाख एसएचजीज के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। तो वो जो जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी काफी बड़ा नंबर है जो कि इसके बाहर हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता क्या है कि एक ग्रुपिंग बनाई जाती है औरतों की, सिमिलर कम्युनिटी से, सिमिलर माइंडसेट से, सब कुछ वो एक ही सोसाइटी की मेंबर हैं, वो एक साथ मिलके आगे आती हैं और वो एक दूसरे के लिए गारंटी सिस्टम की तरह काम करती हैं।
तो ये मिलजुल के अपना इनको अगर स्किल कर दिया जाता है, उनको कुछ सिखा दिया गया काम, या फिर उनका खुद का ट्रेडिशनल कुछ नॉलेज है, अचार बनाना, पापड़ बनाना, इस तरीके का कुछ भी जो स्किल है, उसको हम लोग एसएचजी में एक एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं कि यहां से आप अपना प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में बेचें। तो उसके लिए उनको फाइनेंशियल क्रेडिट और ये सारा कुछ अवेल कराने में मदद की जाती है, अगर एसएचजी के थ्रू उनको लोन लेना है तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि और भी ज्यादा जो औरतें हैं उनको इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ा जाए। फिर अगला प्रॉब्लम, जो माइग्रेंट्स आते हैं सिटी में, तो उनको रहने के लिए कुछ नहीं होता है, उनके पास कहां जाएं, क्या करें, काम कैसे मिलेगा, तो वो सारा प्रॉब्लम उन्हें दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एक माइग्रेंट सपोर्ट सेंटर एस्टैब्लिश किया जाए, स्पेशली उस एरियाज में जहां की ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री है कि वहां पे माइग्रेशन होता है, उस एरिया में माइग्रेशन होता है। जैसे दिल्ली में है, काफी जगह से लोग आते हैं, मुंबई में काफी जगह से लोग जाते हैं, तो उन सारे जगहों पे ये सपोर्ट सेंटर काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर अगला जो सजेशन है, नेक्स्ट सजेशन उनको बोला गया है ये कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको स्किलिंग की जाए, उनको नया स्किल दिया जाए, अप स्किल किया जाए। अप स्किल इन द सेंस कि वो पहले से कुछ काम जान रहे हैं, उसी को बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज वो अडेप्ट करके उस काम को कर सके, तो उनका अप स्किलिंग किया जाए। फिर री स्किलिंग वाली बात है कि वो स्किल जानते हैं लेकिन उतना स्मूथनेस नहीं है, तो फिर से हम लोग उसको री स्किल करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ उनका जो फाइनल प्रोडक्ट वो निकाल के दें, जो फाइनल टास्क एग्जीक्यूट करके दो, वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अगला पॉइंट है हमारा कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उस पर बात की गई है। इसमें ऑथर क्या बोलते हैं कि जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी आने के बाद जो लोकल लेवल पे टैक्सेस थे, ऑक्ट्राई और ये सारा कुछ जो चुंगी वाला जो टैक्स लगता था, वो सारा कुछ खत्म हो गया। तो इससे जो फाइनेंशियल हेल्थ है अर्बन लोकल बॉडीज की, उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। तो अब उसके पास बहुत ज्यादा एवेन्यू नहीं बचा है पैसे कमाने के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स है और स्टैंप ड्यूटी है जो मेजर है। उसके अलावा जो सेंटर और स्टेट से जो ग्रांट दिया जाता है वही एक चीज बचता है। तो इसमें वो बोलते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए। इसके सजेशन के तौर पे विजय केलकर जी का एक आर्टिकल हम लोगों ने देखा था। उस आर्टिकल में उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म रेट जीएसटी का 12% रखा जाए, जिसमें कि 10% सेंटर और स्टेट रखें और 2% जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसको दिया जाए। तो वो सजेशन को भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। खैर, हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे कि वैसे बहुत सारे एरियाज हैं जिनको कि हम लोग सेंसस टाउन बोलते हैं, वो नंबर वाइज तो क्वालिफाई कर रहे हैं टाउन बनने के लिए, लेकिन सारी परिस्थिति के हिसाब से वो जो आउटलुक है उस एरिया का वो रूरल ही है, लेकिन वो अर्बन बनने के लिए एस्पायर कर रहा है। धीरे धीरे फैसिलिटीज आती जा रही हैं। तो इस जो माइग्रेशन होता है वो इसी वजह से होता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम है, फैसिलिटीज कम है। तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम लोग अर्बन क्लस्टर बनाएं, उसमें सारी फैसिलिटीज हों, सारी सुविधाएं हों, ताकि वहां से आउटवर्ड माइग्रेशन को हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। अगला पॉइंट जो बोलते हैं वो है कि जो स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, आंगनवाड़ीज हैं, इस तरीके की जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं व्यवस्था, उसको हम लोग इम्प्रूव करें, फंक्शनल बनाएं और बेहतर आउटपुट वो निकाल के दे, हम लोग उस लेवल तक उसको लेके जाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताते हैं कि जो मिनिमम वेजेज है, अभी तक जो है मिनिमम वेजेज का लिमिट आता है, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पे पैसा मिलता है वर्कर को, वो मिनिमम वेज से अभी भी कम ही मिल रहा है। तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अब सही समय आ गया है कि मिनिमम वेज को इन्फोर्स किया जाए, और यही इस तरीके का सपोर्ट जो डोमेस्टिक हेल्प में काम करने वाले लोग हैं उनको भी एक्सटेंड किया जाए, उन पे भी ये चीज लागू हो, उनको भी मिनिमम वेज मिले। अगला पॉइंट ये बोलते हैं कि जो सिटीज का मास्टर प्लान बनाया जाता है उसमें जो वर्किंग क्लास है उसके हाउसिंग और वेलफेयर नीड्स को भी हम लोग शामिल करें, ताकि जो प्लानिंग हो वो बिल्कुल ही अकोमोडेटिव हो, सब कुछ को लेके चले। तो ये 11 सजेशन देते हैं अर्बन जो प्रॉब्लम है अर्बन सिटीज में माइग्रेशन का, और जो माइग्रेंट्स आते हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है वहां पे, उसको दूर करने के लिए। तो ये डायरेक्टली 11 पॉइंट कोई भी नया सा पॉइंट नहीं था, बिल्कुल एग्जिस्टिंग ही पॉइंट है, लेकिन यह है कि ऑर्डर में है। तो अगर हम लोग इसको एक बार ध्यान में रखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आ सकेंगे हमारे आंसर्स में। तो ये रिलेटेड आपको हो सकता है
जीएस पेपर 1 का अर्बनाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसमें आपको काफी मदद मिलेगी इस आर्टिकल से। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव हर एंगल से वो लेके चल रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट हमारा डाटा जेम है। तो ये सारा जो डाटा जेम है इसको आप बिल्कुल अलग से एक जगह पे नोट करते जा सकते हैं और जिस टॉपिक में आपको यूज करना हो वहां पे रख सकते हैं कलेक्ट कर करके। जैसे अभी यूएनडीपी का एक डाटा आया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उन्होंने ये बताया है कि रसिया और यूक्रेन वार की वजह से फूड और एनर्जी प्राइसेस जो बढ़े हैं उसकी वजह से 71 मिलियन जो आदमी है वो पॉवर्टी के खतरे के बिल्कुल उसको महसूस कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं पॉवर्टी। तो ये डाटा दिखाता है कि जो कोई वार सिचुएशन होता है तो सिर्फ 2 कंट्रीज नहीं प्रभावित होती हैं, उससे काफी सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो इसको हम लोग बहुत सारे जगहों पे यूज कर सकते हैं। पॉवर्टी वाले डाटा में यूज कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट किसी 2 कंट्रीज में है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। वाई टू अवॉइड एनी वार इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारा एरिया है जहां पे कि इस डाटा को यूज किया जा सकता है। तो आज हमारे पास इतना ही था, ज्यादा न्यूज़पेपर में कुछ खास था नहीं। एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन में था, उसमें फिर से जो रिकैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी वाला था उसको एक्सप्लेन्ड में दिया गया था। जो रोहिणी कमिटी बनाई गई है कि सब कैटेगराइजेशन किया जाए ओबीसी जो कम्युनिटी है उसके अंतर्गत में। उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट हैं ओबीसी में ही जो कि बेनिफिट लेके जा रहे हैं रिजर्वेशन का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें। तो ये कमिटी बनाया गया है सिर्फ इसी मकसद से कि उसमें सब कैटेगराइजेशन किया जाए, जिनको बेनिफिट मिल गया है जिनको नहीं मिला है उस हिसाब से। तो उसी का टर्म एक्सटेंड किया है दोबारा से। 2017 में ही कमिटी बनी थी, कई बार उसका टर्म एक्सटेंड किया गया उस कमिटी का। स्टिल जो है रिपोर्ट जो है अभी अवेटेड है। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे।